Class 8th, Chapter 2. Good morning, everyone. Myself, Mrs. Preeti Tiwari, and today we are going to start Class 8th History, Chapter 2 from Trade to Territory. The company establishes power. हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कैसे अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए थे ना, उन्होंने हमारे साथ कई सालों तक हमारे भारत में राज्य किया। तो वो तो आए थे व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और फिर ट्रेड से कैसे उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पे अपना कब्जा किया, कैसे टेरिटोरीज बनाई और अपना पावर कैसे इस्टेब्लिश किया, मतलब स्थापित किया, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब जो था मुगल में सबसे पावरफुल लास्ट मुगल एम्परर था, मतलब उसके बाद और कोई भी मुगल एम्परर इतना पावरफुल नहीं था जितना कि औरंगजेब था। लास्ट नहीं था लेकिन लास्ट पावरफुल था। इसके बाद जितने भी आए वो सभी वीक रूलर्स थे। ही स्टैब्लिशेस कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटोरी। उसने क्या किया था, बहुत सारे पार्ट में अपना कब्जा कर लिया था, जो कि आज हम भारत के नाम से जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, जब उसकी डेथ हुई 1707 में, मेनी जो मुगल गवर्नर्स थे, सूबेदार थे, बिग जमींदार थे, इन्होंने क्या किया, बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया और इस्टेब्लिश करने लगे खुद के रीजनल किंगडम। मतलब ये कि पूरी पावर अपने हाथों में ले ली। राजा को ये क्या करते थे, गवर्नर और सूबेदार जो होते थे राजा के अंडर काम करते थे, और ये यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके गिफ्ट के रूप में एज अ मतलब कहते हैं रेवेन्यू के रूप में राजा तक ये पहुंचाया करते थे और राजा के आदेशों का पालन करते थे। लेकिन जब वो जानते थे कि औरंगजेब की डेथ के बाद अब कोई भी जो एम्परर है वो इतना शक्तिशाली नहीं है जितनी कि ये उनसे उनकी बात मान सकें, तो इन्होंने खुद को वहाँ का राजा बना लिया। The authority and establishing regional kingdom as powerful regional kingdom emerged in various part of India। और हुआ ये कि एक को देखकर ढेर सारे रीजनल पावरफुल किंगडम हमारे भारत में बहुत सारे भागों में बनने लगे। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली अब एक इफेक्टिव सेंटर नहीं रह गया था कि वो काम कर पाए, क्योंकि राजा उतना पावरफुल था ही नहीं कि वो उसका कहना कोई माने। ज़्यादातर लोग उसका कहना मानते नहीं थे। बाय द सेकेंड हाफ of the 18th century, 18th century means 701 से 1800 तक के समय को 18th century कहते हैं ना, मतलब सेंचुरी 100 साल की होती है, और 1700 तो कंप्लीट 1700 हो गए, और 1800 की शुरुआत कहाँ से होगी, 1701 से। तो 1701 से 1750 तक का आधा पार्ट, मतलब जो सेकेंड हाफ होगा 51 से 1800 तक का। इसके बाद हाउ एवर अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन अ पॉलिटिकल होरिजन, द ब्रिटिश। अब एक नई पावरफुल जो कहना चाहिए पावर आ रही थी हमारे भारत में, इमर्ज हो रही थी, यानी उनका जन्म हो रहा था। और वो पावरफुल कौन सी पॉलिटिकल पावर कौन सी थी, ब्रिटिशर्स की। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली कम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। आपको पता है ये जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, केवल वास्तव में वो सिर्फ एक छोटी सी कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटोरीज। और उनका कोई मकसद नहीं था कि वो टेरिटोरीज में कब्जा करेंगे, राजा से अनुमति लेते थे और व्यापार किया करते थे। when then how did they come to master of a vast empire। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने पूरे भारत में अपना कब्जा कर लिया और पूरे भारत के इतने विशाल अंपायर के ये मास्टर बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कम अबाउट। हम इस चैप्टर में यही सब देखेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। नाउ यू आर सीइंग द पिक्चर, हिज एक ओल्ड मैन आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके सामने आपको एक कैप्टन दिखाई दे रहे हैं जो कैप्टन हैडसन हैं, और ये जो हैं ये बहादुर शाह जफ़र हैं, लास्ट मुग़ल एम्परर हैं, मतलब औरंगज़ेब के बेटे हैं। और इनके बाद कहना चाहिए इसके बाद कोई भी मुग़ल अथॉरिटी नहीं थी, और मुग़ल एम्पायर में औरंगज़ेब जो था सबसे शक्तिशाली था, लास्ट पावरफुल था, परंतु लास्ट थे बहादुर शाह जफ़र। ये देखिए आप सरेंडर कर रहे हैं, इनके बच्चों को भी मुग़ल ब्रिटिशर्स अथॉरिटी ने पकड़ रखा हुआ है। ये देखिए बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हैडसन, जो है उनको अरेस्ट कर रहे हैं। औरंगज़ेब की डेथ के बाद देयर वर नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर
कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। भले ही देखो राजा की डेथ हो गई, अब भले वो राजा के पुत्र हैं, लेकिन मतलब उनकी पावर भले ही हो ना हो, लेकिन अगर सांकेतिक रूप में देखा जाए तो वो तो मुगल अथॉरिटी में थे। राजा एज अ राजा तो थे, उनका घराना तो राज्य घराना था ही। इनफैक्ट मतलब एक सांकेतिक बन गए थे, केवल वास्तविक नाम मात्र के राजा रह गए थे। इनफैक्ट व्हेन अ मैसिव रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, बहादुर शाह जफर, द मुगल एम्परर एट द टाइम, was seen as a natural leader। आपको बता दें कि 1857 में जब हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से, तो उसमें बहादुर शाह जफर जो थे एक नेचुरल लीडर के रूप में उभर कर सामने आए थे। वंस द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, एक बार जब कंपनी के द्वारा वो रिवोल्ट को दबा दिया गया, बहादुर शाह जफर को ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि वो अपने राज्य को छोड़कर चला जाए। उसके बच्चे को भी, उनके जितने बच्चे थे उनको भी मार दिया गया। चलिए द फिगर नंबर 2 ध्यान से देखिए, इसमें जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट हैंड में है ना, ब्रिटिश आइलैंड। देखिए इन्होंने ये कैसा रूट खोजा है, ये देखिए, ये पूरा अफ्रीका के नीचे से होते हुए इंडिया तक आने का ये स्पेशल रूट इन्होंने देखा। और भारत आने के लिए नेचुरल रूट जो था वो किसने ढूंढा था, भारत की खोज किसने की थी? 1498 में पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो थे पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर मतलब होता है जानने वाले, खोज करने वाले, नया नया कुछ करने वाले, है ना, नई नई खोज करने वाले। तो वो एक एक्सप्लोरर थे, पुर्तगीज़ से थे, वो पुर्तगाली थे, और उन्होंने भारत को सबसे पहले भारत की खोज की थी, और वो कालीकट बंदरगाह में सबसे पहले पहुंचे थे। और ये जो ट्रेड रूट आप दिखाई दे रहा है, अलग अलग क्षेत्र से भारत आने के रास्ते हैं और अलग अलग क्षेत्र में भारत से जाने के भी रास्ते हैं। चलिए वहाँ से हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England, क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ जो वन थी, वहाँ की रानी थी इंग्लैंड की, और उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर साइन करवाया था 1600 में। और वो चार्टर क्या था? ग्रांटेड द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। मतलब ये कि ईस्ट के लोगों के साथ, मतलब पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से मांगा था। दिस मीन देयर इज नो अदर ट्रेडिंग कंपनी ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये था कि कोई भी अदर कंपनी इंग्लैंड की, मतलब इंग्लैंड से जो बहुत सारी कंपनियां थी, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अकेली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए चार्टर लिया था। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत इसमें पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें पूछा जाता है कि कौन सी रानी थी जिन्होंने चार्टर दिया था और किस सन में दिया था। तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने मतलब एक चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि उनके अलावा कोई भी कॉम्पीट, मतलब प्रतियोगी नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन। इस चार्टर के मतलब ये था कि वो ओशन के, समुद्र के आसपास से निकलकर ईस्ट में व्यापार कर सकते हैं। लुकिंग फॉर न्यू लैंड, नए लैंड की तलाश कर सकते हैं। फ्रॉम विच दे कुड बाय गुड एट अ चीप प्राइस। मतलब ये कि जहाँ से वो पूर्वी देशों से सस्ते दामों में सामान खरीद सकते हैं। एंड कैरी दैम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइजेस। और वो वहाँ से सस्ते दामों का सामान लेकर यूरोप के देशों में ले जाकर हाई प्राइसेस में बेच सकते हैं। ये अधिकार उन्होंने लिया था। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम द इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। क्योंकि अब जो था इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज के साथ कोई कंपटीशन इनको नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनका कोई कंपटीशन में था ही नहीं ना, इन्होंने तो एकाधिकार लिया रखा था, सोलो राइट था। अब ये मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज जो थी इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। जो मर्केंटाइल जो कंपनी थी, इन्होंने मतलब कुछ ट्रेडिंग कंपनियां थी उन दिनों में जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन थी और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग कमा रहे थे। एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, इनके साथ कोई कंपटीशन भी नहीं था। सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। तो ये क्या करते थे?
मर्केंटाइल का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, देख लीजिए। अ बिजनेस एंटरप्राइजेज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हाई प्राइसेस। मर्केंटाइल कंपनी मतलब ये होती है कि वो केवल सामान बनाती नहीं है, सामान को कम दामों में एक जगह से खरीदती है और दूसरे जगह में बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस में उसको बेचती है ना। अब इनके पास कोई मतलब ये था कि इनका कोई प्रॉफिट इनको बहुत हो रहा था, कोई भी इनका कंपटीशन में नहीं था। चीप में ये खरीदते थे और डियर में मतलब महंगे में ये बेचा करते थे। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। लेकिन रॉयल चार्टर जो था उसने कुड नॉट प्रिवेंट मतलब मना करना, जो अदर यूरोपियन पावर थी उनको ईस्टर्न मार्केट में आने से नहीं रोका था। कहने का मतलब ये, यूरोप बेटा एक कॉन्टिनेंट है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे देश हैं। जैसे हम एशिया में हैं, एशिया में पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है और नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, चाइना भी है और हम भी हैं। तो कहना चाहिए कितने सारे देश हैं ना एशिया में। ऐसे ही यूरोप में तो बहुत सारे देश थे। तो उन्होंने जो चार्टर मांगा था वो रॉयल चार्टर क्या बोल रहा था, केवल इंग्लैंड की कोई कंपनी ईस्ट में जाकर व्यापार नहीं करेगी। परंतु यूरोप में तो बहुत सारे देश थे, है ना। यूरोप में बहुत सारे देश थे, फ्रांस था, जर्मनी था और ब्रिटिश भी था और भी छोटे छोटे कई देश थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस चार्टर ने उनको तो नहीं रोका था। हुआ ये, बाय द टाइम ऑफ फर्स्ट English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape Town of Good Hope, and crossed the Indian Ocean. The Portuguese has already established their presence in the western coast of India. हुआ ये कि जब ईस्टर्न मार्केट्स में जब रॉयल चार्टर ने से प्राप्त करके जब ब्रिटिश कंपनी हमारे भारत में पूरा वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के पश्चिमी भागों से पूरा केप ऑफ गुड होप से होते हुए धीरे धीरे इंडियन ओशन क्रॉस करते हुए जब हमारे भारत में ये पहुँचे, हमारे भारत में पुर्तगीज़ जो थे, क्योंकि पुर्तगीज़ में सबसे पहले क्या हुआ था 1498 में, जो अभी हमने आपको पहले बताया। ऑलरेडी पुर्तगीज़ हमारे यहाँ 1498 में यानी उनसे लगभग 100 ईयर्स पहले, है ना, 100 ईयर्स अगो वो आ चुके थे। और उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो गोवा है अपना, है ना, जो भारत में गोवा है अभी छोटा राज्य है सबसे, वहाँ पर ये लोग ऑलरेडी अपना बेस बना चुके थे। इनफैक्ट इट वाज वास्को ड गामा, हमने अब भी आपको बताया, वास्को डी गामा जो पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया था सी रूट इंडिया के लिए 1498 में। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, मतलब वो 17th सेंचुरी के पहुँचते पहुँचते हमारे भारत में डच भी आ गए थे। डच भी एक यूरोपियन कंपनी है और मतलब ये पुर्तगीज़ तो पहले से ही थे वास्को डी गामा वाले लोग। इसके बाद डच भी हमारे पास थे, ये जो एक्सप्लोर करते हुए पॉसिबिलिटीज़ थी कि भारत में कैसा वो ट्रेड करेंगे इंडियन ओशन से घूमते हुए, वो भी आ चुके थे। इसके बाद सून द फ्रेंच ट्रेडर अराइव ऑन द सीन, उन्हीं के पीछे पीछे फ्रेंच रूलर भी आ चुके थे। अब देखो हमारे भारत में 4 मेन कंपनियाँ हुई, कौन कौन सी, पुर्तगीज़, डच, फ्रेंच और थे अब आए थे ब्रिटिशर्स। तो मतलब ऑलरेडी 3 लोग कंपटीशन में पहले से उनके पास थे। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि चारों के चारों जो कंपनियां थी हमारे भारत से एक ही सामान को खरीदने में इंटरेस्टेड थी। अब वो क्या चीज़ें थी, द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। यूरोप में हमारे भारत का जो कॉटन था, सूती कपड़ा जो बोलते हैं, जो कॉटन भारत में था और जो सिल्क था जो भारत में होता था, ये दोनों पूरे यूरोप में इसकी सबसे ज़्यादा मांग थी और इनका कोई भी तोड़ जिसको हम बोलते हैं, कोई भी कंपटीशन में दूर दूर तक नहीं था, इनकी क्वालिटी को कोई भी बीट नहीं कर सकता था। अब आगे आती है बात, पेपर, क्लॉव्स, कार्डमम, सिनेमन ग्रेट डिमांड में थे। मतलब हमारे जो मसाले हैं भारत के, है ना, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई और दालचीनी, ये जो 4 चीज़ें हैं, है ना, ये चारों चीज़ें बहुत ग्रेट डिमांड में थी यूरोप में। कंपटीशन अमॉन्ग, आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा जो पूरे मसाले हैं ये कहाँ होते हैं, केरल में। और केरल एक वेस्ट में हमारा कोस्ट है, मतलब एक हमारा समुद्री राज्य है।
है ना, वहाँ से ये लोग आते थे और वहाँ से ये सब चीज़ें जब लेकर जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा यूरोप में ग्रेट डिमांड में थी. Competition amongst the European company inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. अब हो ये रहा था कि जैसे हमारे यहाँ ही हम कोई चीज़ बेचने वाले हैं और हमें पता है कि एक ही व्यक्ति आ रहा है हमारे पास खरीदने के लिए, तो वो जितने में हम दाम देंगे, मतलब जितने में वो बोलेगा हम उसको दे देंगे, या थोड़ा बहुत होगा तो उसे बार्गेनिंग करेंगे. लेकिन अगर जब हमारे पास में कंपटीशन में 4 लोग ऑलरेडी हैं और हमें पता है कि चारों के चारों जो हैं एक ही चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, तो हम तो उसके प्राइस को बढ़ा कर देंगे. तो हुआ ये कि इंडिया में इन चीज़ों के प्राइस जो थे धीरे धीरे बढ़ने लगे. दिस रिड्यूस द प्रॉफिट. अब जब देखो, अगर कोई चीज़ उसने 50 रुपये में खरीदी और उसको 100 रुपये में बेची, तो उसको सीधा का सीधा 50% का 100% का प्रॉफिट हुआ. 50 रुपीज़ का उसको सीधा का सीधा प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन अब जब उसके दाम बढ़ गए, वो 60 में, 70 में, 80 में खरीदेगा, तो उसका प्रॉफिट ऑलरेडी 20 रुपीज़ हुआ. तो वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था. अब प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा था. कैन दैट कुड बी अर्न. द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लोरिश वॉज एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स. अब एक ही रास्ता रह गया था कि कंपनी को अगर फ्लोरिश करना है, फ्लोरिश करना मतलब अपने पैर जमाने हैं व्यापार में, तो उन्हें क्या करना होगा कि जो अपने राइवल कॉम्पिटिटर हैं, मतलब प्रतिद्वंदी हुआ, या अपन कह सकते हैं दुश्मन बोल सकते हैं, व्यापारिक दुश्मन जो बोलते हैं, उनको अगर हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. एलिमिनेट करना मतलब उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा, उन्हें अलग करना पड़ेगा. द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लीड. और अगर उन्हें अपने लिए सिक्योर मार्केट बनाना है तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि अपने इन कॉम्पिटिटर्स को अलग करना पड़ेगा. हुआ ये लेड टू फर्स्ट बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी. अब इन ट्रेडिंग कंपनियों के बीच इसी बात को लेकर हमेशा झगड़े होने लगे, विवाद होने लगे. थ्रू द 17th and 18th century they regularly sank each other ships, blockaded routes and prevented rival ships from the moving supply of. चलिए, हुआ ये कि इन्होंने रेगुलरली क्या किया, ईच अदर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. या तो सैंक कर देते थे शिप को, पूरा का पूरा जहाज़ को डुबा देते थे, रूट को ब्लॉक करके रख लेते थे, है ना, और साथ साथ में उनको सप्लाई को जाने से रोक देते थे. अब गुड्स देयर वाज कैरिड ऑन द आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन. अब हुआ ये कि इसके बाद जब उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने पैर जमाने शुरू किए, फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया. मतलब अपने लिए एक कहना चाहिए किले का निर्माण करने लगे, ऐसे किले का जिसमें कि वो उनमें फिर आर्मी फोर्सेस भी रखने लगे, जिनसे कि वो उनकी रक्षा कर सके. मतलब एक तरीके से पूरा अपने पैर जमाने लगे और अपने लिए मतलब घर बनाया, घर के ऊपर मतलब उनका गोडाउन बनाया जिसमें वो सामान रख सकें. और उस गोडाउन में जब बनेगा तो फिर वहीं बैठकर वो काम करने लगे, और काम करने के बाद उसमें किले विले भी बनाने लगे और उसमें आर्मी फोर्सेस रखने लगे. दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स. अब ये कारण हुआ कि जब देख लिया उन्होंने कि मालूम है कि अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो कोई भी ऊपर हमारे ऊपर हमला करेगा, तो ये क्या करते थे, सेटलमेंट बनाया, कुछ समय तक वहीं रुकने लगे, मतलब घर बनाने लगे, रुकने लगे, और चुपचाप से फिर वो निकला करते थे. एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लोकल रूलर्स. अब ये हुआ कि वो वहाँ जब वो रुकने लगे, घर बनाने लगे, मतलब सेटलमेंट करने लगे, तो लोकल रूलर्स जो थे, लोकल राजा जो थे, उनसे भी इनके साथ युद्ध होने लगा कि भाई व्यापार करते थे और चुपचाप चले जाते थे, अब ये उनकी ज़मीन पे घर बनाकर रहेंगे, तो ये तो उससे भी झगड़ा होगा ही होगा. द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया कि वो व्यापार को राजनीति से अलग कर रहे हैं. व्यापार अलग चीज़ होती है, राजनीति अलग चीज़ होती है. लेकिन अब प्रॉब्लम बीच में ये आ रही थी कि व्यापार और राजनीति कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ने लगी थी. लेट अस सी हाउ दिस हैपन. तो इनफ फॉर टुडे चिल्ड्रन. अब ये राजनीति और व्यापार कैसे एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पा रहे थे, क्या कारण था, और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, हमारे भारत के जो रूलर्स थे इन्होंने उन्हें रोकने के लिए कुछ क्या कदम उठाए, नहीं उठाए, और कैसे ये लोग हमारे अलग अलग क्षेत्र में कब्जा करने लगे, और कैसे इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार हमारे भारत में बढ़ा. वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस